नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम ये सेशन चालू किए हैं, जो इतिहास को लेके हम लगातार इस पाषाण काल, वैदिक एज, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध का उत्कर्ष, जैन और बौद्ध हमने ले लिया है क्लास अभी तक। अब जो नया टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन चाहे यूपीएससी दें, यूपी पीसीएस दें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो है मौर्य एज। मौर्य काल को हम जानेंगे कि मौर्य काल क्या है, कैसे है, क्या क्या कौन कौन राजा हुए, क्या कार्य हुआ, इन चीज़ों को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कुछ भी बोलूँ तो उसके आपके सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको जानने के स्रोत क्या हैं। आज इस समय यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब 3 पार्ट में हम देखें इस क्वेश्चन को। पहला देखेंगे हम स्रोत। फर्स्ट पार्ट है इसके स्रोत क्या हैं, जानने के एविडेंस क्या है, जिसमें किताबें, अभिलेख, यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड आया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य है इतिहास को सीखना, मतलब कि रटना ना पड़े, नेचुरली कैसे आप धीरे धीरे जाने। कि आपको भी पता है कि एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, वर्ड है, पोलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, तो रट नहीं सकते। तो कैसे नेचुरली डेवलप किया जाए जिससे चीज़ें पकड़ में आए हमारी। तो राजनीतिक इतिहास में हम 3 लोगों को देखेंगे जो मेनली यहाँ पे काम हैं, जो मेन है यहाँ के। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। सबसे पहला आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे बिंदुसार, जो मेन है बिंदुसार। और तीसरे नंबर पे आएंगे अशोक। ये 3 मेन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनको हम देखेंगे पॉलिटिकल इतिहास में, इनके बारे में जानेंगे क्या है, कैसे है। और इसके बाद तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो तीसरा टॉपिक हमारा होगा, ये होगा इनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। इनका प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, इनको हम देखेंगे। मतलब जो ये पूरा टॉपिक होगा हमारा, उस टॉपिक में हम पॉलिटिकल इतिहास, स्रोत, प्रशासन, समाज, इनको जानने की कोशिश करेंगे हम। तो जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है मौर्य को जानने के स्रोत क्या हैं, इतिहास को कैसे जाना जाए, मौर्य काल को कैसे जानते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मौर्य काल को जानने के स्रोत क्या है। के स्रोत क्या है, ये हम जानेंगे। किसको कैसे जाना जाए, क्या है, मौर्य को जानने के स्रोत क्या है, इनको देखेंगे। स्रोत में अगर सबसे पहला बात करें तो जब भी हम इतिहास जानते हैं तो 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, या हम इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, लिखित साक्ष्य, लिखित स्रोत। लिखित स्रोत। और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। 2 प्रकार के स्रोत होंगे, पहला लिखित होगा, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखित स्रोत में क्या क्या मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री एग्जाम, और ये साहित्य का भी पार्ट है, जिसमें हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी देखेंगे बड़े लेवल पे, मेगास्थनीज की इंडिका को भी हम देखेंगे। तो लिखित स्रोत की अगर हम बात करें तो लिखित स्रोत में
सबसे पहली बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो सबसे पहली बुक मिलती है वो मिलती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य काल के बारे में जानेंगे, कौटिल्य के बारे में जानेंगे। दूसरा है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। तीसरा है सोमदेव का कथा सरित सागर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर। इसके बाद क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये किताबें हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। बृहत कथा मंजरी ये बुक है, इससे जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। ये किताबें हैं जो मौर्य काल के बारे में बताती हैं। मतलब विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव का कथा सरित सागर, ये सभी किताबें हैं जो मौर्य काल के बारे में बताती हैं। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, पतंजलि का महाभाष्य, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये किताबें हैं जिसके द्वारा हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य में, बौद्ध लिटरेचर भी बताता है। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो सबसे पहली किताब है दीपवंश। अगर हम बात करें दीपवंश, दीपवंश, महावंश, ये श्रीलंका का इतिहास भी है। ये सिंघल अनुसूची भी इसको दोनों कहते हैं, सिंघल अनुसूची कही जाती है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये मिलिंद पहो, ये आईएएस में पिछली बार पूछा भी था, मिलिंद पहो। ये किताब है नागसेन बौद्ध भिक्षु, ये किताब है बौद्ध भिक्षु, नागसेन और यवन शासक, यवन शासक मेनांडर के बीच का वार्तालाप है। के बीच का वार्तालाप है। पिछली बार आईएएस में पूछा भी था।
ये लेटर मौर्य में जब आइएगा तो ग्रीक शासक है मेनांडर, बौद्ध भिक्षु नागसेन उसके पास जाते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। यवन ग्रीक शासक है और उनकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। वो जो डिस्कशन हुआ इसको मिलिंद पहो में लिखा गया है। तो ये जो किताबें हैं इससे नंद वंश के डिस्ट्रॉय के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी जानकारी मिलती है। तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पहो ये बौद्ध लिटरेचर हैं, बौद्ध धर्म की किताबें हैं जिसके थ्रू हम मौर्य काल को जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जैन लिटरेचर में, हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में सबसे पहला याद रखिएगा, जैन साहित्य में हेमचंद्र का परशिष्ट वर्मन, हेमचंद्र का परशिष्ट वर्मन और दूसरा है भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। हेमचंद का परशिष्ट वर्मन और भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये भी जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। तो ये किताबें हैं जिसके थ्रू हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है और इन्हीं के आधार पे हम मौर्य काल को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट आता है कि अब जब ये हो गया तो अभिलेख कैसे, अब ये तो हो गया साहित्य। अब इसमें एक सबसे बड़ी फेमस विदेशी राइटर है, विदेशी है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जिसकी किताब है इंडिका। मेगास्थनीज जिसकी किताब है इंडिका, इसके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की। अब मेगास्थनीज है कौन, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज कौन है, तो ये है यवन राजदूत है, यवन राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो इसके द्वारा भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। यह मौर्य प्रशासन के बारे में, शहरी सिटी जो नगरी प्रशासन है उसके बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया है। इस तरीके से मेगास्थनीज के द्वारा भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। तो ये लिखित साक्ष्य हैं जिसके द्वारा हम मौर्य काल को जानते हैं। इसमें हम दो को डीप में थोड़ा देखेंगे, एक देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका को और दूसरा देखेंगे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप देखें तो मैंने बताया कि मौर्य काल को जानने के स्रोत क्या है, एविडेंस क्या है। तो जिसमें सबसे पहले रिटेन एविडेंस की अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त का मुद्दा राक्षस, ये किताबें आती हैं मिलाने के लिए। सोमदेव का कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है, पतंजलि का महाभाष्य है। इसके बाद हमने बोला बौद्ध साहित्य में दीपवंश है, महावंश है जिसको सिंघल अनुसूतियां भी कहते हैं, इसमें श्रीलंका का इतिहास भी मिलता है। दिव्यावदान है, मिलिंद पहो है। मिलिंद पहो क्या है, ये बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन एंड ग्रीक रूलर मेनांडर के बीच का वार्तालाप है, मतलब डिस्कशन बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन एंड ग्रीक रूलर मेनांडर, जो लेटर मौर्य में मेनांडर यवनों का शासक था, जो इसी के बाद इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके थ्रू हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पहो, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मेनांडर के बीच का वार्तालाप है जिसके थ्रू हम इसको जानते हैं। जैन लिटरेचर में हमने बताया हेमचंद का परशिष्ट वर्मन है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, इसके द्वारा भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है और इसको हम जानते हैं। अब दोस्तों मुद्दा ये आता है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को और थोड़ा मेगास्थनीज के इंडिका को हम देखें, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो यह प्राचीनतम बुक है जो राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, शासन के बारे में जानकारी देती है, सामान्य प्रशासन के बारे में भी जानकारी देती है, न्याय व्यवस्था, विदेश नीति, इन सब के बारे में जानकारी देती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य मर सकता है लेकिन कौटिल्यवाद नहीं, मतलब कौटिल्य मर सकता है लेकिन कौटिल्यवाद नहीं, कौटिल्य मर सकता है परंतु कौटिल्यवाद नहीं। अगर ये पूछा जाए इसका मतलब क्या है कि कौटिल्य भले ही नहीं है लेकिन कौटिल्य की आइडियोलॉजी आज भी है। आज भी हम देखते हैं तो प्रशासन में ये चीजें दिखाई देती हैं। कौटिल्य के 15 अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन हम मेन देखें तो सबसे बड़ा जो देन है इसकी, अगर आज देखें प्रशासन में, तो ये न्याय व्यवस्था, इन चीज़ों की बात तो करता ही है। जनरल प्रशासन, सामान्य प्रशासन की बात करता है, राजा के कर्तव्यों की बात करता है, दीवानी, फौजदारी जो न्यायालय है इनके बारे में बात करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है विदेश नीति के बारे में बात करता है, इसमें चर्चा मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि कौटिल्य ये बताता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत मिलता है जिसका नाम है साप्तांग थ्योरी। साप्तांग सिद्धांत एक टॉपिक मिलता है, साप्तांग थ्योरी। साप्तांग सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये साप्तांग सिद्धांत क्या है, इसको कैसे जाना जाए, अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर इसको देखिएगा, किसी भी राज्य के लिए, इसको ऐसे बना लीजिएगा, किसी भी देश में 7 चीजें अगर हैं तो हम जान जाएंगे कि वो राज्य कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा शासन होगा। तो अगर सबसे पहला कहता है, जो आज से हम, ये तो कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य क्या कहता है वो हम जानेंगे, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, मतलब वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसको जानेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कि वर्तमान में जो कौटिल्य की विचारधारा है वो प्रासंगिक कैसे है, रिलीवेंट कैसे है, आज कौटिल्य कैसे जिंदा है, कौटिल्य की विचारधारा कैसे आज हम अगर बात करो आप, तो कौटिल्य ने ये जो बात कही वो राजतंत्र में कहा, राजा को लेके कहा, मोनार्की में ये बात की कौटिल्य ने ये बात मोनार्की में की, राजतंत्र को लेके। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी कौटिल्य की बातें वही हैं, आज भी वही रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन है मेंस का दोस्तों, आज भी वही रिक्वायरमेंट है जो कौटिल्य ने मोनार्की में कही थी, मतलब राजतंत्र व्यवस्था में जो उस समय कौटिल्य ने कहा था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज भी हमें, लोकतंत्र है लेकिन आज भी वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसी सेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कौटिल्य तो मर सकता है, मतलब कौटिल्य तो चले गए, लेकिन कौटिल्य की विचारधारा आज भी उतनी ही जरूरत है, उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय प्रासंगिक थी, मतलब आज भी उतनी ही रिलीवेंट है जितनी उस समय रिलीवेंट थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये उठता है कि वो बीच क्या कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखिएगा, किसी भी देश के लिए राजा का योग्य होना जरूरी है। अगर राजा योग्य नहीं है तो शासन व्यवस्था, मतलब प्रशासन का धुरी, मेन धुरी कौन है, राजा है। राजा को योग्य होना जरूरी है, राजा का
योग्य होना जरूरी है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि राजा को योग्य होना चाहिए। अगर राजा योग्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सिंपल सी बात है, अगर मुखिया योग्य ना हो, राजा योग्य ना हो तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है। तो यहाँ ये कहते हैं कि राजा का योग्य होना, राजा जितना योग्य होगा, राजा जितना ही पावरफुल होगा, जितना ही मतलब समय के अकॉर्डिंग होगा, योग्यता होगी, शासन करने की क्षमता होगी, देश उतना ही विकास करेगा। आज आप देखो, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आज लगातार ये कहा जाता है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छा से अच्छा व्यक्ति चुना जाए, जितना अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा उतना बेहतर शासन व्यवस्था होगी। आज भी हमें कहते हैं चुनाव बेहतर हो, चुनाव क्या हो, बेहतर हो, और योग्य व्यक्ति को चुना जाए, योग्य व्यक्ति को चुना जाए। और इसके लिए देखिए, तो चुनाव आयोग को क्या बनाया गया, संवैधानिक संस्था बनाया गया है। चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बनाया गया है। मतलब योग्य से योग्य व्यक्ति चुना जाए, चुनाव बेहतर हो, योग्य व्यक्ति को चुना जाए। चुनाव आयोग को इसीलिए संवैधानिक संस्था बनाया गया है कि योग्य से योग्य व्यक्ति चुना जाए। जितना योग्य व्यक्ति चुना जाएगा, शासन व्यवस्था उतनी बेहतर चलेगी। ये क्या दिखाता है कि कौटिल्य क्या करता है, राजा योग्य होना चाहिए। आज भी हम इसके लिए परेशान रहते हैं लोकतंत्र में कि योग्य व्यक्ति चुना जाए। इसके लिए हम चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में डेवलप करते हैं, जिससे कि बेहतर चुनाव हो सके और बेहतर चीज़ों को किया जा सके। ये क्या दिखाता है, वर्तमान में इसकी क्या दिखाता है, प्रासंगिकता दिखाता है कि आज भी हम उसी चीज के लिए परेशान हैं जो कौटिल्य ने उस समय कहा था कि राजा अगर योग्य नहीं है तो शासन व्यवस्था बेहतर नहीं चल सकती। अगर राजा योग्य नहीं है तो शासन व्यवस्था आप बेहतर नहीं कर सकते। अर्थात लोकतंत्र में भी आज भी वह दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है, इलेक्शन को कहते हैं कि लोकतंत्र का त्यौहार है। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, योग्य से योग्य व्यक्ति चुना जाए। जितना ज़्यादा योग्य व्यक्ति चुना जाएगा, देश उतना बेहतर हाथों में जाएगा और बेहतर शासन व्यवस्था होगी। तो आज भी कौटिल्य जिंदा है कि नहीं जिंदा है? अब बताओ, आज भी जो कौटिल्य राजतंत्र में कहता है हम लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये विचारधारा आज भी कौटिल्य की लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? और किसी भी राज्य के लिए राजा का योग्य होना या शासक का योग्य होना जरूरी। अगर शासक ही योग्य नहीं है तो देश का विकास किया नहीं जा सकता, चाहे वो मोनार्की हो, लोकतंत्र हो, चाहे वो चाहे राजतंत्र हो, चाहे डेमोक्रेसी हो। चाहे राजतंत्र में भी राजा का योग्य होना उतना ही जरूरी है जितना लोकतंत्र में शासक का जरूरी होना। क्लियर? तो पहली विचारधारा जो आज भी लागू है। दूसरा देखिए, सप्तांग थ्योरी का दूसरा पार्ट है इसका। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दुर्ग होना चाहिए। कहते हैं कि दुर्ग होने चाहिए। दुर्ग मतलब फोर्ट, किला, दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग का मतलब है उस काल में देखा जाए सुरक्षा, मतलब कि चारों ओर किलेबंदी होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। दुर्ग आपका मजबूत हो, राजा दुर्ग मजबूत नहीं है, सुरक्षा पे ध्यान नहीं देता, तो राजा योग्य नहीं माना जाएगा। आज का दुर्ग क्या है? आज की सीमाएं, देश की सीमाएं। अगर देश की सीमा, बाउंड्री सुरक्षित नहीं है, अगर देश की सीमा सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो कौटिल्य ने कहा था कि दुर्ग मजबूत होने चाहिए, मतलब सीमा सुरक्षित होनी चाहिए। और आज की सीमा देखिए, आज हम जम्मू कश्मीर में सेना लगाते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, अलग अलग फोर्स लाते हैं। क्यों? कि सीमा, अगर सीमा सुरक्षित नहीं है, घुसपैठ हो रहे हैं, तो
आप सुरक्षित रह सकते हैं? तो देश को सुरक्षित रहना है तो सीमा को सुरक्षित होना जरूरी है, और किसी भी राज्य का, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सीमा को सुरक्षित करे। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा पे ध्यान दे। अगर आप सुरक्षा देश की नहीं कर पाते तो आपको शासन करने लायक आप नहीं माने जाएंगे। तो कौटिल्य ने कहा कि ये जरूरी है कि सीमाएं सुरक्षित हों। उस समय फोर्ट कहते थे किला को, किला सुरक्षित होना चाहिए। आज हमारी बाउंड्री है वो कि चारों ओर, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सीमा हो, ये सुरक्षित होने चाहिए। अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का विकास नहीं हो सकता। तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो ये कर्तव्य है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हों। ये कौटिल्य ने उस समय कहा था। तीसरा कहता है बल होना चाहिए। शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। अगर बल नहीं है आपके पास तो आप बेकार हैं। आज बल के, आज देखिए हम लगातार शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार, नए नए हथियार ला रहे हैं हम, नए नए हथियार ला रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, हम सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर बल नहीं है हमारे पास, नए नए हथियार और ये सब चीजों का काम कर रहे हैं, अगर शक्ति नहीं है हमारे पास, पावर नहीं है, अगर सरकार इसको सुरक्षित नहीं कर पाती। आप देखो, आप कहते हो परमाणु परीक्षण, अगर परमाणु परीक्षण की बात करें, जैसे जैसे दुनिया बदल रहा है, जैसे जैसे नए नए हथियार आ रहे हैं, अगर हमारे पास हथियार नहीं है, अगर हमारी सरकार पावर पे ध्यान नहीं दे रही है, तो हमें भी वही प्रॉब्लम है। हमें भी, तो हम भी क्या है, देश सुरक्षित नहीं रह सकता। समय के अकॉर्डिंग आपके पास वो पावर और बैलेंस होना चाहिए। कौटिल्य उस समय कहा था कि आपके पास पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय के अकॉर्डिंग नए नए हथियार, नई नई चीजें लाई जाए। अगर आप नहीं करते हो तो आप, जाहिर सी बात है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आज हमारी सरकारें देखिए, चाहे लाख समस्याएं हो, हम परमाणु परीक्षण किए, दुनिया ने प्रतिबंध लगाया 1998 में, फिर भी हमने किया। नए नए हथियार, ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिसाइल, रक्षा पे हम पूरा काम, क्यों कि देश को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ये कौटिल्य ने उस समय कहा था। अब बताइए आज हो रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सीमा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? शक्ति बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, फोर्स के पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो बताइए कौटिल्य जिंदा है कि नहीं है? अगर हम कहें कौटिल्य मर सकता है, लेकिन कौटिल्य जिंदा है कि नहीं जिंदा? तो ये चीजें हुई कि नहीं हुई? दुर्ग हो गया, बल आ गया। तो मतलब राजा योग्य होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, बल होना चाहिए, और तीसरा है मित्र होना चाहिए। मित्र का मतलब यहां हुआ विदेश नीति। अगर दुनिया में आपके मित्र नहीं है तो यकीन मानिए आप मजबूत देश नहीं माने जाएंगे। आज अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या है? अगर हम विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति क्या है कि दुनिया में अगर आपके मित्र नहीं हैं, दुनिया में जितना ज्यादा आपके मित्र होंगे, जितने ज्यादा मित्र होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आप मजबूत देश माने जाएंगे। 2016 में यूपीपीसीएस ने एक निबंध पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का भारत पे प्रभाव बताइए। अब आप बताओ, इस क्वेश्चन को लिखना है तो दो तरीके से लिखा जाएगा। एक लड़का क्या करेगा कि सीधे लिखना चालू किया, एक लड़का ये लिखे कि भारत का प्राचीन विचारक कौटिल्य ने भी कहा था कि दुनिया में आपके मित्र होने चाहिए। जितने ज्यादा मित्र होंगे, अर्थात विदेश नीति आपकी जितनी मजबूत होगी, उतना ही आप शक्तिशाली देश माने जाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एग्जामिनर पे प्रेशर पड़ा कि नहीं पड़ा कि लड़के में दम है यार, लड़का कल्चर से इसको जोड़ दिया। तो कौटिल्य ने उस समय कहा था कि दुनिया में आपके मित्र होने चाहिए। अगर आप अच्छा प्रधानमंत्री हैं तो दुनिया में आप इस प्रकार से अपना प्रभाव डालिए कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके सपोर्ट में, मित्र देश आपके सपोर्ट में आए, और जितना ज्यादा सपोर्ट में आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो दुर्ग होना चाहिए, बल होना चाहिए, मित्र। अब बताइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सीमा पर सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में काम किया जा रहा है, विदेश नीति के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अब देखिए, कोष, ट्रेजरी, पैसा होना चाहिए आपके पास। अब आज बताओ, आज आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो हम आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम
जीएसटी लगा रहे हैं, टैक्सेशन में सुधार कर रहे हैं, कर व्यवस्था में नए सुधार कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सर देश के पास पैसा होगा, कोष होगा, ट्रेजरी होगी, देश उतना बेहतर काम कर सकता है। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना बेहतर काम करने की आपकी वो होगा। तब ये बताइए, आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कर रहे हैं, बजट ला रहे हैं, कैसे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जाए, ये जो देश, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही वेलफेयर के काम होंगे, उतना ही देश का विकास होगा। तो सरकार अगर आर्थिक विकास पे भी काम नहीं कर रही है तो सरकार बेहतर नहीं मानी जाएगी। मतलब सीमा को सुरक्षित करिए, पावर को बढ़ाइए, विदेश नीति मजबूत करिए और पैसा आर्थिक विकास करिए। ये कौटिल्य ने उस समय कहा था कि किसी भी राज्य के लिए ये जरूरी है। तो आप बताइए, जो उसने उस समय कहा, क्या आज हम यही तो कर रहे हैं? हम सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, पावर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, नए नए टैक्सेशन रिफॉर्म कर रहे हैं जिससे चीजों को बेहतर कर सकें। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कौटिल्य ने एक बात कही जो बड़ा महत्वपूर्ण बात रही। अमात्य होने चाहिए आपके पास, अमात्य योग्य होने चाहिए। अमात्य क्या है? आज के अधिकारी, आईएएस, अगर हम बात करें, उच्च अधिकारियों को मौर्य काल में कहते थे अमात्य। उच्च अधिकारी को मौर्य काल में कहते थे अमात्य। अब आज अगर हम तुलना करें इसकी, आज अगर हम देखें तो आप ये बताओ, आज हम यूपीएससी आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, फिर ट्रेनिंग होता है। इसके लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो एग्जाम लेती है और कहा जाता है कि एग्जाम निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो और योग्य से योग्य व्यक्ति चुना जाए। जितना ज़्यादा योग्य अधिकारी होगा, शासन व्यवस्था क्या होगी उतनी बेहतर चलेगी। तो अब आप ये बताओ कि आज जो कौटिल्य ने उस समय कहा था, आज लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौटिल्य ने कहा था अधिकारी योग्य होने चाहिए। आज हम योग्य अधिकारियों के लिए, योग्य अधिकारी के चयन के लिए आज हम काम कर रहे हैं। तो अधिकारी योग्य होने चाहिए, ये कौटिल्य ने उस समय कहा था। तो अब बताइए, राजा योग्य हो, अगर हम देखें तो मैंने कहा राजा योग्य होना चाहिए। पहला काम क्या है? राजा योग्य हो। अगर राजा योग्य नहीं है तो शासन व्यवस्था बेहतर नहीं चल सकती। ये कौटिल्य ने उस समय कहा था कि राजा को योग्य होना जरूरी है। अगर राजा, तो आज लोकतंत्र में भी हम चुनाव बेहतर कराते हैं, संवैधानिक संस्था बना इलेक्शन कमीशन को कि राजा को योग्य किया जा सके। इसके बाद हमने कहा दुर्ग होना चाहिए। सरकार सीमाओं को सुरक्षित होने के लिए काम कर रही है। अगर सीमा सुरक्षित नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो आज पूरी सरकार, शक्ति, पावर बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कौटिल्य ने उस समय कहा था बल होना चाहिए। तीसरा, मित्र होने चाहिए। विदेश नीति आपकी मजबूत होनी चाहिए। कोष, इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अमात्य, उच्च अधिकारी आपके योग्य होने चाहिए। ये क्या दिखाता है कि अगर ये नहीं है तो राजा योग्य माना जाएगा। राजा के एक काम है। इसके बाद राष्ट्र होना चाहिए। अगला कहता है राष्ट्र, भूगोल होना चाहिए, एक राष्ट्र की अवधारणा होनी चाहिए। आज भी हम इसकी बात करते हैं। तो ये 7 चीजें कौटिल्य ने कहा था कि किसी भी राज्य के लिए, विकास के लिए इन 7 चीजों का होना जरूरी है और इसी को कहा जाता है साप्तांग थ्योरी। अगर ये 7 चीजें हैं तो अपने आप क्या होगा? राज्य का विकास होगा। तो अगर आपको कुछ न पूछे, अगर एक ऐसे आ जाए कि अगर हम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, अगर आप यही लिख दो कि हम आर्थिक विकास के लिए काम करते, हम सीमा सुरक्षा को बात करते, हम पावर बढ़ाने के लिए काम करते, उच्च अधिकारियों के चयन, गवर्नेंस पे काम करते कि अच्छे अधिकारियों का चयन हो, यही तो काम करते हैं। कौटिल्य ने उस समय कहा था। तब ये बताइए, जो काम कौटिल्य ने उस समय कहा मोनार्की में, आज भी 21वीं शताब्दी में भी कौटिल्य जिंदा है कि नहीं जिंदा? तो ये मेंस का क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौटिल्य मर सकते हैं लेकिन कौटिल्यवाद नहीं, तो मुझे नहीं लगता लिखने में दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए, एक प्रासंगिकता और है कौटिल्य की। कौटिल्य ने मौर्य काल में एग्जाम के एक नाम दिया जाता है उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण का मतलब होता है कि अधिकारियों का जब चयन किया जाए तो उसके चरित्र का परीक्षण किया जाए।
किसका परीक्षण किया जाए? चरित्र का परीक्षण किया जाए। अब ये बताइए, कौटिल्य ने उस समय कहा था और 2013 में यूपीएससी के द्वारा नीति शास्त्र का पेपर जो मेंस में चालू किया गया, तो कौटिल्य को जिंदा कर देता है कि नहीं? चौथा पेपर ये क्या कहता है कि अधिकारियों के चरित्र का चयन हो, नीति शास्त्र पढ़ा जाता है, केस स्टडी कराई जाती है कि अधिकारी कैसा अधिकारी है, जानने की कोशिश की जाती है। जो कौटिल्य मोनार्की में कहा था कि अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण होना चाहिए, तो यूपीएससी के द्वारा फोर्थ पेपर का चालू करना, ये क्या दिखाता है कि कौटिल्य जिंदा हो गया कि नहीं जिंदा हो गया? मतलब जो काम कहा था कि अगर अधिकारी भ्रष्ट है तो सब कुछ बेकार है, अब लाख अच्छा कर लो तो अच्छा से अच्छा अधिकारी जो नैतिक हो, ईमानदार हो, उसके चयन किया जाए। तो ये चरित्र का परीक्षण की बात जो कौटिल्य ने उस समय कहा था, वो 2014 में यूपीएससी ने लागू कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अब बताओ, कौटिल्य जिंदा है कि नहीं जिंदा है? ये क्वेश्चन आ जाए कि जो काम जो कौटिल्य उस समय कहता है कि राजा योग्य होने चाहिए, दुर्ग होने चाहिए, बल होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, कोष होना चाहिए, ये अमात्य होने चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, 7 चीजें जो कौटिल्य ने उस समय कहा, आज बताओ क्या इसके बियॉन्ड कोई काम हो रहा? जो उसने मोनार्की में कहा, राजतंत्र में कहा, आज हम डेमोक्रेसी में भी चुनाव बेहतर कराने के लिए परेशान रहते हैं। लोग आते हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर बनाए जाते हैं कि हर व्यक्ति चुनाव आए, योग्य से योग्य व्यक्ति चुना जाए, जितना योग्य व्यक्ति चुना जाएगा उतना शासन व्यवस्था होगा। दुर्ग, आज का दुर्ग क्या है? हमारी सीमाएं, पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश सीमा, हम सीमा सुरक्षा पे ध्यान देते हैं? अगर नई नई चीजें लगाते हैं कि सीमा हमारी सुरक्षित हो, अगर सीमा सुरक्षित हो गई देश खत्म हो जाएगा। तो एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सीमाएं सुरक्षित हों, बल होना चाहिए, आपके पास समय के अकॉर्डिंग पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, नए नए हथियार आ रहे हैं आपके पास भी होने चाहिए, तभी पावर का बैलेंस बना रहेगा। अब परमाणु परीक्षण भले न करें, लेकिन दुनिया को पता है हमारे पास है, तो एक पावर का बैलेंस बना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हमने रक्षा पे ध्यान नहीं दिया, भारत चाइना युद्ध में पहली बार हमने आदर्शवादी नीति अपनाई, देखिए बुरी तरह हार गए। तो क्या है, भले युद्ध हो ना हो, हमें रक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, और आज हम देखिए उस पे काम कर रहे हैं। कोष होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी है कि ट्रेजरी के लिए काम करे, पैसा। आज देखिए जीएसटी और दुनिया भर के टैक्सेशन रिफॉर्म चल रहे हैं, वो क्या है कि इनकम बढ़ाई जाए। तो ये 7 चीजें जो कौटिल्य ने उस समय कहा था, वो आज भी दिखाई देता है। यही है कौटिल्य का साप्तांग थ्योरी, जो मेंस में साहित्य में पूछा जा सकता है। दूसरा मैंने बोला उपधा परीक्षण, मतलब मौर्य काल में अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण किया जाता था, और आज देखिए 2014 में यूपीएससी के द्वारा इथिक्स चालू किया जाना, ये क्या दिखाता है कि कौटिल्य दोबारा फिर आ गया और दोबारा उसकी विचारधारा आज प्रासंगिक दिखाई देती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कौटिल्य मर सकता है लेकिन कौटिल्यवाद नहीं, तो बताइएगा कौटिल्य ने यद्यपि काफी पहले राजतंत्र में एक विचारधारा दी, साप्तांग थ्योरी का सिद्धांत दिया, जो आज लोकतंत्र में भी उतना ही लागू है जितना उस समय लागू था। क्लियर? तो ये अगर आता है तो ये रहा पूरा कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आता है दूसरा जो मुद्दा आता है, वो हम समझते हैं। एक और व्यक्ति रहा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज, इसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के बारे में हमने बताया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेलुकस का राजदूत था, और जब ये आया यहाँ पे, बेसिकली मुद्दा क्या है जान लीजिए। सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेलुकस। सिकंदर चूंकि भारत में आया था, काफी जगह आक्रमण किया, जीत के चला गया, तो जब सेलुकस बना तो सेलुकस को लगा भारत वैसा ही होगा, और सेलुकस ने भारत पे अटैक किया। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेलुकस पराजित हो गया। उसके बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई, और सेलुकस ने एडिया, आराकोसिया, पेरिपेसनोदाई, मतलब वर्तमान का काबुल, कांधार और बल्चिस्तान का पूरा एरिया, मतलब हिंदकुश पर्वत तक का पूरा एरिया, वो किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस ने दे दिया। अपनी लड़की हेलेना की शादी सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और कहते हैं पहली अंतर्राष्ट्रीय मैरिज भी था। और इसी के बाद मेगास्थनीज भारत आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और एक किताब लिखता है जिसका नाम है इंडिका। ये किताब इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मौर्य काल को जानने का एक बड़ा सोर्स है, जो आगे इतिहासकारों ने
विदेशी इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में इस किताब का यूज किया है। कुछ चीजें ये बताता है जो बड़ा यूनिक है। पहला पॉइंट ये बताता है, मेगास्थनीज पहला और आखिरी व्यक्ति है जो कहता है कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। ये मेगास्थनीज वर्णन करता है कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। अब आप बोलोगे 7 भाग कौन कौन से थे? तो अगर हम बात करें कि 7 भागों में कौन कौन से थे, तो सबसे पहला आता है, देखिए वैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में विभाजित है। कौटिल्य और मेगास्थनीज एक विदेशी था और वह भारतीय समाज को समझ नहीं पाया, तो उसने क्या किया, देखने के बाद उसने कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो जिसको कहा, उसने कहा फिलासफर, दार्शनिक। पहला वर्ग जो बोला, इसने बोला दार्शनिक। जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसको इसने दार्शनिक के रूप में दिखाया कि एक समाज का एक वर्ग है जो फिलासफर है, दार्शनिक है, उसको माना। दूसरे वर्ग में किसानों को माना। किसान है मतलब कार्य के आधार पर। पहला वर्ग कहा दार्शनिक, दूसरा कहा किसान, तीसरा शिकारी और पशुपालक, ये लोग रहे। ये रहे तीसरा वर्ग में जो चरवाहा वर्ग है और जो शिकारी वर्ग है, इनको माना। चौथा वर्ग में माना इसने व्यापारी और शिल्पकार को। व्यापारी और शिल्पकार को माना चौथे वर्ग में। पांचवा इसने माना सैनिकों को, योद्धा वर्ग को, जो सैनिक थे। छठा इसने माना ओवरसियर, जो निरीक्षक थे। और सातवां इसने माना सभासद, जो किंग काउंसलर थे, सभासद। ये कहता है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, जिसमें कहा दार्शनिक हैं, किसान हैं, शिकारी पशुपालक हैं, व्यापारी शिल्पकार हैं, चौथा वर्ग। पांचवा योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मतलब इसने कार्य के आधार पर भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। तो ये पहला विदेशी व्यक्ति, अगर कोई पूछेगा, जितने भारतीय समाज को क्या कहा कि ये 7 भागों में कौन है, दार्शनिक हैं, किसान हैं, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, किंग काउंसलर जिसको कहते हैं, सभासद हैं, ये 7 भागों में डिवाइड कर दिया। दूसरा ये जो मुद्दा इसने कहा भारतीय समाज के बारे में, दूसरा पॉइंट कहता है, ये मात्र मौर्य काल का पहला व्यक्ति है जो कहता है स्लेवरी नहीं था, समाज में दास्ता नहीं थी। समाज में दास्ता नहीं थी। ये कहता है कि समाज में दास्ता नहीं थी, मतलब स्लेव नहीं थे। जबकि उसी समय कौटिल्य ने अपनी किताब में कहा है कि समाज में दास्ता थी। बौद्ध ग्रंथ ने कहा है कि समाज में दास्ता थी, मतलब मौर्य काल में दास थे। लेकिन यह मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि समाज में दास्ता नहीं थी। इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर ये पॉइंट आ जाए तो इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, मैं मान लीजिए मेरे यहाँ नौकरों को बड़ी मार मारा जाता है, तो हम यही बचपन से देख रहे हैं कि नौकरों को मारा जाता है। अब मुझे पता है कि जो नौकर होगा वो पिटाएगा। अब जब हम आपके घर आए, तो आपके घर आते हैं तो देखते हैं कि आपके घर में नौकर तो है, लेकिन मैं देखता हूँ बड़ी प्यार से रखा जाता है। तो जब मैं आपके घर से निकला तो कोई पूछा इनके घर में नौकर है, तो मैंने कहा नौकर नहीं है, लेकिन नौकर था। क्योंकि हमने क्या देखा था, तो यूरोप में दासों की स्थिति काफ़ी खराब थी, तो मेगास्थनीज वही देख के आया था। जब वो भारत में आता है तो वो चीज़ उसको दिखाई नहीं देती, तो उसको लगता है कि यहाँ पर दास्ता नहीं थी। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बौद्ध ग्रंथों में माना गया है कि मौर्य काल में दास थे। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट को कि भारत में दासों की स्थिति यूरोप की तुलना में अच्छी थी।
तो कौटिल्य ने मेगस्नी ने दो चीजें बताई। सबसे पहला समाज के बारे में कहता है कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। याद रखिएगा, ये पहला व्यक्ति है जो 4 भाग नहीं कहता, कहता 7 भागों में। दार्शनिक वर्ग है, किसान वर्ग है, शिकारी पशुपालक वर्ग है, शिल्पकार व्यापारी वर्ग है, योद्धा वर्ग है, निरीक्षक वर्ग है, सभासद जो किंग के काउंसलर होते थे। मतलब कार्य के आधार पर जो जो दिखाई दिया उसने कह दिया कि समाज इस प्रकार सबके वर्ग हैं। पढ़ा लिखा वर्ग है, किसानों का वर्ग है जो व्यापार और शिकार करते हैं वो वर्ग है, शिल्पकार जो ये सब काम करते हैं, योद्धा वर्ग है, निरीक्षक वर्ग है, सभासद वर्ग है। तो 7 भागों में विभाजित किया। दूसरा इसने कहा कि भारतीय समाज में दासता नहीं थी, जबकि दास थे। कौटिल्य ने माना है कि दास थे, बौद्ध ग्रंथ की किताबों ने माना है कि दास थे, लेकिन ये कहता है कि दासता नहीं थी। तीसरा, अगर हम मेगस्थनीज के बारे में बात करें तो मेगस्थनीज पाटलिपुत्र शहर का वर्णन करता है। मेगस्थनीज जो है पाटलिपुत्र शहर का वर्णन करता है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये पाटलिपुत्र शहर के बारे में बताता है कि शहर कैसा था, शहर का पूरा वर्णन कर किया है अपनी किताब में। इसके अलावा इसने मौर्य सैन्य प्रशासन, और नगरीय प्रशासन का वर्णन किया। और नगरीय प्रशासन का वर्णन किया। इसने क्या किया है, मौर्य सैन्य प्रशासन, और देखिए क्या वर्णन करता है। कहता है कि सैन्य प्रशासन के लिए सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, और प्रत्येक समिति में और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, अर्थात 30 लोग थे 6 समितियों में जो सैन्य प्रशासन को देखते थे। उस काल में सैन्य प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस प्रशासन को देखने के लिए 6 समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते। खूब पूछा जाता है, ये बताता है। और इसका मतलब 30 लोग मिलके आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन को देखते थे। इसमें क्या क्या था, कौन कौन समिति क्या करती थी। तो जो पहली समिति है वो जल प्रशासन को देखती थी। जो दूसरी समिति है वो रसद, यातायात आदि को देखती थी। तीसरी जो है वो पैदल सेना को देखती थी। चौथी जो है वो अश्व सेना को। पांचवी जो है हस्त हाथियों की सेना को देखती थी। और छठी जो है रथ सेना, रथ। मतलब इस तरीके से ये प्रशासन था। जल प्रशासन, रसद, यातायात, पैदल, अश्व, गज, रथ, इनको देखने वाला ये 30 लोग थे। 30 समितियां, प्रत्येक समिति में 5-5 लोग होते थे। मतलब अगर देखें तो अश्वरोही सेना थी, पैदल सेना थी, जल सेना थी, हाथियों की सेना थी, रथ सेना थी। इनको देखने वाले देखा जाता था। मेगस्थनीज कहता है कि ये 5-6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे, और ये इनका प्रशासन को देखते थे। 30 मेंबर होते थे जो इनको देखते थे। इसके अलावा सेम चीज इसने नगरीय प्रशासन के बारे में कहा है।
नगरीय प्रशासन के बारे में भी ये कहता है कि 30 सदस्य थे, 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में कितने होंगे? 5 सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। अगर देखें तो कौन कौन समिति थी, अगर नॉर्मल वे में जान लीजिए तो एक समिति थी जो औद्योगिक कलाकारों, औद्योगिक कलाओं को देखती थी। औद्योगिक कलाओं को और कलाकारों के लिए थी, जो इनको मैनेज करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेशी मामलों को देखती थी। कोई विदेश से कौन आ रहा, कौन जा रहा, उसको देखने के लिए शहर में देखती थी कि कौन आया, कौन गया, इन मामलों को देखती थी। तीसरी समिति जनगणना को देखती थी। शहर में कितने लोग मर गए, कितने जिंदा हैं, इनके बारे में देखती थी तीसरी समिति। चौथी समिति की अगर हम बात करें तो उद्योग के बारे में देखती थी कि औद्योगिक क्या चल रहा है, कैसे है, इसको करती थी। पांचवी व्यापार को देखती थी और जो छठी होती थी वो देखती थी क्रय विक्रय को, सेल टैक्स, क्रय विक्रय को। क्रय विक्रय को देखती थी। ये 6 समितियां थी। पहली औद्योगिक कलाओं, कलाकारों को देखती थी। दूसरी विदेशी मामलों को देखती थी। तीसरी जनगणना को देखती थी। चौथी उद्योग, इंडस्ट्री के बारे में कैसे क्या चल रहा है उसको देखती थी। पांचवी व्यापार को देखती थी और छठी क्रय विक्रय, सेल टैक्स, क्या क्रय क्या बिक रहा, इनको देखती थी। ये प्रत्येक कमेटियों में 5-5 मेंबर होते थे जो इनके, अब सोचिए शहर में कौन आ रहा इसकी भी जानकारी रखी जाती थी। कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, जनगणना। और उद्योग, व्यापार, क्रय विक्रय, कितने में सामान बिक रहा, कितने में क्या हो रहा। तो शहरी प्रशासन में मेगास्नीज ने इनके बारे में वर्णन किया है। तो ये जो है ये 30 सदस्य होते थे। मतलब नगरीय प्रशासन और आपका सैन्य प्रशासन, इन दोनों का वर्णन करने वाला कौन है? मौर्य काल में मेगास्नीज ने किया है। 30 मेंबर बताया। अगर हम देखें मेगास्नीज के बारे में पूरा, मेगास्नीज ने किताब लिखी है इंडिका। सबसे पहला मुद्दा आता है मेगास्नीज है कौन? तो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेलुकस का राजदूत था और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। मेगास्नीज का जो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है वो है कि ये पहला व्यक्ति है जो कहता है भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। किसमें किसमें? तो कहता है दार्शनिक हैं, किसान हैं, पशुपालक शिकारी हैं, व्यापारी और शिल्पकार हैं, योद्धा हैं, निरीक्षक हैं, सभासद हैं। पहला पॉइंट तो पहला दिमाग में रखिएगा कि किस व्यक्ति ने कहा था कि भारतीय समाज 7 भागों में डिवाइड है। उसने कहा था मेगास्नीज ने। कौन कौन है? ये हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये पहला व्यक्ति है जो कहता है मौर्य काल में कि समाज में स्लेवरी नहीं थी, दास्ता नहीं थी, जबकि दास्ता थी। कौटिल्य ने माना है कि दास्ता थी। मेगास्नीज ने, बौद्ध धर्म की किताबों ने माना है कि दास्ता थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यह पाटलिपुत्र शहर का वर्णन करता है, बताता है शहर कैसे बसा है, शहर के बारे में बताता है। इसके बाद इसने सैन्य प्रशासन का बड़ा डिटेल नॉलेज दिया और बताया कि सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियां थी जो 5 भागों में विभाजित थी। वो कौन कौन से थे? तो एक जल प्रशासन का प्रबंध करता था, एक रसद यातायात इन चीजों को देखने वाली थी, एक पैदल सेना को, एक अश्व सेना को, एक हाथियों की सेना को, एक रथ सेना को, इनको देखने वाली समितियां थी। इसके बाद हमने बताया नगरीय प्रशासन के लिए भी कहता है कि 30 मेंबर थे और जो 6 भागों में विभाजित थे और प्रत्येक भाग में कितने होंगे? 5 मेंबर होंगे। ये औद्योगिक कलाओं, कलाकारों को, इनको, इनके बारे में उनका करना, प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, विदेशी मामलों को देखना, जनगणना को देखना, उद्योग को देखना, व्यापार को देखना और क्रय विक्रय को देखना। ये 6 पार्ट में थे डिवाइड, ये 6 समितियां थी। तो मेगास्नीज ने भी मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मैंने पूरा मेंस का भी आपको बता दिया, प्री का भी बता दिया कि ये पूरे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। हमने शुरू से बोला
कि मौर्य काल को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला एविडेंस, दूसरा पॉलिटिकल इतिहास और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था स्रोत। स्रोत में हमने आपको बोला कि इनको जानने के लिए लिखित स्रोत में पहली किताब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरी क्या है विशाखा दत्त का मुद्दा राक्षस, तीसरी क्या है सोमदेव का कथा सरित सागर, चौथी क्या है क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, पांचवी क्या है पतंजलि का महाभाष्य। फिर हमने बोला बौद्ध साहित्य में दीपवंश महावंश जो सिंघल अनुश्रुतियां हैं, दिव्यावदान, मिलिंद पहो। मिलिंद पहो क्या है बौद्ध भिक्षु नागसेन और एवं शासक मेनांडर के बीच का वार्तालाप है। इसमें भी नंद वंश के बारे में कैसे उन्मूलन हुआ इनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हमने बोला जैन साहित्य में कौन है हेमचंद का परशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। इसके बाद हमने आपको बताया मेगस्थनीज की इंडिका जो यवन राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर हमने अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। मैंने बोला कि ये किताब आपको क्वेश्चन बताया कि कौटिल्य मर सकता है परंतु कौटिल्यवाद नहीं, ये क्या है। तो मैंने बोला कि कौटिल्य ने कुछ ऐसी बातें कही प्रशासन के बारे में जो आज भी हमें सेम दिखाई देता है। और कौटिल्य का एक फेमस रहा क्या साप्तांग सिद्धांत, जिसके बारे में हमने बोला कि किसी भी राज्य के लिए 7 चीजें जरूरी है। पहला राजा योग्य होना चाहिए, अगर राजा योग्य नहीं है तो शासन नहीं चल सकता। मैंने बताया आज भी देखो लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में भी चुनाव बेहतर से बेहतर कराने की बात की जाती है, क्योंकि अगर राजा योग्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसके बाद हमने आपसे कहा दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग कहता है दुर्ग क्या है आज की सीमाएं हैं, बल आज के पावर, नए नए हथियार, सेना को मजबूत करना, मित्र आज की विदेश नीति, कोष आर्थिक नीति, अमात्य अधिकारी आप देखिए उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपकी अच्छा से अच्छा अधिकारी चुना जाए, और राष्ट्र की परिकल्पना होना चाहिए। ये 7 चीजें कौटिल्य ने कहा था उस समय जो आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद हमने देखा उपधा परीक्षण, जो मैंने बताया मौर्य काल में चरित्र का परीक्षण किया जाता था। इथिक्स को चालू करना, नीति शास्त्र 2014 में चालू होना, ये क्या दिखाता है कि आज भी अब फिर से जरूरत पड़ गई कि ईमानदार अधिकारी आए और कोशिश किया जाए कि अधिकारियों के चरित्र का परीक्षण हो। उसको 4th पेपर चालू करना, ये दिखाता है कि कौटिल्य जिंदा हो गया। तो कौटिल्य मर सकता है लेकिन कौटिल्यवाद नहीं। ये आए तो बताइएगा कि आज भी प्रशासन में उसकी कही गई हर बातें आज भी प्रासंगिक हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद हमने आपको मेगास्थनीज के बारे में बताया कि मेगास्थनीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साहित्य में पूछा जा सकता है मेंस में। तो आप बताइएगा कि ये मात्र पहला व्यक्ति है जो कहता है भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। फिर मैंने आपको बताया ये कहता है दास्ता नहीं थी जबकि दास्ता थी। फिर हमने बताया पाटलिपुत्र शहर का वर्णन करता है, उसके बारे में इसने बताया। और फिर इसने सैन्य प्रशासन के बारे में बताया। फिर इसने नगरीय प्रशासन के बारे में बताया जिसमें क्या क्या है उसको मैंने आपको बताया। ये था साहित्य। अगर पूछा जाएगा कि मौर्य काल को जानने के साहित्य बताइए तो इतनी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। मौर्य काल एक ऐसा काल है जहां पे लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत की जानकारी मिलती है, मतलब हमें दोनों कुछ मिलता है। इसके बारे में दोनों हमें दिखाई देता है कि क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है अभिलेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अभिलेख, पत्थरों पे पिलरों पे जो बातें लिखी गई उन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। और अशोक पहला व्यक्ति था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करने की कोशिश की। मतलब अशोक जो है पहला व्यक्ति था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करने की कोशिश करता है। अशोक के अभिलेख अगर हम बात करें प्राकृत, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, इन सभी भाषाओं में मिलता है। मतलब ये दिखाता है कि मौर्य समाज में अलग अलग प्रकार के लोग थे। अगर आप बात करोगे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में मिलता है। कामधार अभिलेख
ग्रीक अरमाइक दो भाषाओं में दिखाई देता है, लंगमान अरमाइक में दिखाई देता है, फिर अन्य प्राकृत भाषा में मिलता है। तो मतलब इस प्रकार से देखें तो अलग अलग प्रकार की लिपि और भाषा में इनके अभिलेख दिखाई देते हैं। तो अशोक का अभिलेख मौर्य काल को जानने का एक बड़ा सोर्स है। अभिलेखों के द्वारा हमें अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख देखिए, उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ी, उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये अशोक के अभिलेख हैं जो उत्तर पश्चिम में दिखाई देते हैं, जो खरोष्टी लिपि में है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो उत्तर पश्चिम प्रांत में है, अफगानिस्तान मान लीजिए उत्तर पश्चिम में। इससे क्या पता चलता है कि अफगानिस्तान तक, हिंदकुश पर्वत तक मौर्यों की सीमा थी। इससे पता चलता है शाहबाजगढ़ी मानसेहरा उत्तर पश्चिम में मिला है। इससे पता चलता है कि हिंदकुश पर्वत तक मौर्यों की सीमा थी। ये किसमें? खरोष्टी लिपि में है। मतलब समझिए शाहबाज, अगर अशोक के अभिलेख से हमें सीधे मौर्य के अगर क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के अभिलेखों के द्वारा मौर्य की सीमा बताइए, तो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा उत्तर पश्चिम में मिलता है। अशोक का एक अभिलेख है कांधार अभिलेख। कांधार अभिलेख यह मात्र अभिलेख है जिस दो भाषा और दो लिपियों में लिखा गया अभिलेख है। दो भाषा और दो लिपियों का अभिलेख है। दो भाषा और दो लिपियों का अभिलेख है कांधार अभिलेख, और इसी अभिलेख को कहा जाता है सेरेकुना। सेरेकुना ग्रीक और अरमाइक, ये दो भाषा और दो लिपियों में मिलता है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आईएएस में पूछा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो दो भाषा और दो लिपियों में है? कांधार अभिलेख दो भाषा और दो लिपियों में दिखाई देता है। उत्तर पश्चिम की सीमा कौन बनाता है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके बाद हमने आपको बताया लघमान अभिलेख अरमाइक में है। ये किसमें है? अरमाइक में। तब देखो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सेरेकुना और लघमान, इससे क्या पता चलता है कि अफगानिस्तान हिंदकुश पर्वत तक मौर्यों की सीमा थी। इसके बाद हिमालय, अगर नॉर्थ में देखिए तो एक अभिलेख है इनका रुम्मनदेई। ये कब से 20 बार यूपीएससी यूपी पीसीएस में पूछा गया, रुम्मनदेई अभिलेख। यह एक मात्र अभिलेख है जो मौर्य इकोनॉमी की जानकारी देता है, और यह गौतम बुद्ध के जन्म को प्रमाणित करता है। यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मौर्य इकोनॉमी को करता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर आपके एग्जाम के व्यू से। सबसे पहला ये मौर्य इकोनॉमी की जानकारी देता है, मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। अब आप कहोगे मौर्य इकोनॉमी की जानकारी कैसे देता है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो है गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी गया था। अशोक राजा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, मतलब, और अपने राज्याभिषेक के के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया।
और कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। तो दो क्वेश्चन पूछता है, मौर्य इकोनॉमी की जानकारी कौन देता है? एकमात्र अभिलेख है रूमनदेही। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के जन्म को प्रमाणित कौन करता है? अभिलेख यही करता है, रूमनदेही अभिलेख करता है। ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म को प्रमाणित करने वाला अभिलेख भी है रूमनदेही। और यहाँ अशोक जब अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है तो यहाँ टैक्स को घटा के 1/6 to 1/8 कर देता है। इसकी भी जानकारी देता है रूमनदेही अभिलेख। इसके बाद एक बड़ा फेमस अभिलेख है, अगर आप बात करो तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की, तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह सुदर्शन झील की जानकारी देता है, रिजर्ववायर। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। झील का निर्माण हुआ। तो भारत की प्राचीनतम झील सुदर्शन झील, मतलब सिंचाई के लिए भी शासक कार्य करते थे। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त था उसके काल में उसने कराया। जूनागढ़ का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने कराया। और अशोक के काल में तुषास वहां का राज्यपाल था, जो पूरा हुआ। मतलब अशोक के काल में भी इसका पुनः निर्माण हुआ। कहीं कुछ किताबें कहती हैं पूरा किया गया, अशोक के काल में भी जुड़ा रहा है। तो यह अभिलेख अशोक के काल से भी जुड़ा रहा और अशोक के काल में भी इसका क्या किया गया? पुनः निर्माण किया गया। इसके बाद रुद्रदामन कौन है? तो लेटर मौर्य में शक शासक है। शक शासक है और रुद्रदामन ने भी इसका पुनः निर्माण कराया। इस झील का रुद्रदामन ने भी पुनः निर्माण कराया। और रुद्रदामन का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इस झील का पुनः निर्माण तो कराया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया। और रुद्रदामन के काल में भी इस झील का पुनः निर्माण कराया गया। इसके बाद गुप्तों के शासक स्कंदगुप्त के काल में, गुप्त वंशी शासक स्कंदगुप्त के काल में, गुप्त वंशी शासक स्कंदगुप्त के काल में भी इसका पुनः निर्माण कराया गया। तो यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अगर आप बात करो तो इस अभिलेख में मौर्य वंश, शक वंश और गुप्त वंश, इन तीनों के बारे में जानकारी मिलती है। और 4 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। 4 राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और आपका स्कंदगुप्त। गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। इन 4 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और इससे हमें ये पूरी जानकारी हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। बहुत जल्दी हम लोग यूपी स्पेशल 2024 के लिए प्री का बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो इसमें मेन हमारा होगा कि पूर्णतः जो है ट्राई की जा रही है कि ऐसा किया जाए कि मतलब 100+ क्वेश्चन लड़का करके आए और सफल रहे। इस पे बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ये हमारा 3 वंशों की जानकारी मिलती है, 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य काल को जानने का एक बड़ा अभिलेख है। इसके बाद अगर बात करें मौर्य काल में को जानने में सिक्के, मौर्यकालीन सिक्कों को आहस सिक्का कहा जाता है, पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, आहस सिक्के कहे जाते हैं।
अगर बात करें हम तो करसापड़, पर ये चांदी के सिक्के हैं। मासक, काकड़ी, ये तांबे के सिक्के हैं। लक्षणा अध्यक्ष होता था, एक अधिकारी होता था जो सिक्के जारी करता था। ये एक ऑफिसर होता था जो सिक्कों को जारी करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं तो सिक्कों के दौर आहत सिक्के उनमें कहते हैं जिसमें डेट क्लियर नहीं होता। इस काल में चिन्ह मिलते हैं, अलग अलग चिन्ह मिलते हैं, कुछ गौतम बुद्ध से धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मिलते हैं। मतलब इसके द्वारा भी हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, पेमेंट जो मिलता था सिक्कों में दिया जाता था, अधिकारियों को पेमेंट दिया जाता था। तो सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए। पाटलिपुत्र शहर का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है, पाटलिपुत्र शहर के वर्णन किया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के महल का वर्णन किया गया। अगर आप देखो पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया गया है और मेगास्थनीज ने किया है। आगे इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का वर्णन किया गया और बताया गया है कि इस महल की तुलना की गई है कि जिसे दैव दूतों ने मिलकर बनाया हो। मतलब इस तरीके इतना भव्य महल का वर्णन किया गया है। तो ये भी दिखाता है उस काल में पावर को दिखाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को दिखाता है। तो इनके द्वारा भी इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो बौद्ध स्थापत्य स्तूप जो है ये भी बौद्ध मौर्य काल को जानने का एक साधन है। स्तूप का जो स्ट्रक्चर है वैसे हम कला में पढ़ेंगे, जनरली मैं बता दूं स्तूप ऐसे मिल बनता है। अगर हम देखें मौर्य कला भी जो है, जिसमें हम बात करें अगर मौर्य कला, जिसमें राजकीय कला में स्तूप, स्तूप क्या है? गौतम बुद्ध के अस्थियों पे बनाई गई बिल्डिंग को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। जो गौतम बुद्ध की अस्थियां थी उनके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई उसको स्तूप कहा जाता है। उनके अवशेष पे जो बिल्डिंग बनाई गई उनको स्तूप कहते हैं। और स्तूप का जो स्ट्रक्चर, जो अशोक के बारे में कहते हैं, बौद्ध धर्म की 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है इसने। स्तूप बनता कैसे था? ऐसे ये अर्धगोलाकार आकृति होती थी, इसको कहा जाता था अंड। इसके ऊपर हर्मिका होती थी, यहां देखिए ये जो अर्धगोलाकार आकृति है इसको कहते थे अंड। इसके ऊपर एक हर्मिका होता है, इसको देव स्थान कहा जाता है, इसको कहते हैं हर्मिका। एक बॉक्स होता है और इसी हर्मिका में गौतम बुद्ध के रिलिक रखे गए, अवशेष रखे गए। अस्थियां रखी जाएंगी तो शारीरिक स्तूप होगा, जिस कपड़ों का यूज किए हो वो रखा जाएगा, या जो जिनके चिन्हों को रखा जाए, मतलब जो कुछ भी रखा जाए। तो हर्मिका में जिस
इस बॉक्स में जिस चीज को रखा जाएगा उसी के आधार पे स्तूप का निर्धारण होगा। इसको देव स्थान कहते हैं, सबसे ऊपर होता है। इसके ऊपर एक छत्र लगा होता है, इसमें 3 दंड होते हैं। ये मेघी चबूतरा होता है और इसके तरफ ऐसे रेलिंग होता है। ये स्तूप स्ट्रक्चर है, ये गौतम बुद्ध के अस्थियों पे बनाई गई बिल्डिंग है। ये मेन गृह है। इसी के बाहर चैत्य होता है, प्रार्थना गृह होता है, जहां बैठ के लोग प्रार्थना करते हैं। तो स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 बुद्धिस्ट आर्ट के मेन पार्ट हैं। स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 जो हैं बुद्धिस्ट कला के मेन पार्ट हैं। एक होता है स्तूप, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। तो इस काल में इसका निर्माण हुआ। अशोक के बारे में कहते हैं उसने स्तूपों का निर्माण करवाया। ये बुद्ध के इनलाइटमेंट को दिखाता है, अलग अलग पक्ष को दिखाता है। ये अंड होता है, ये हर्मिका होती है, छत्र होता है, मेघी होता है। ये सब स्तूप के पार्ट हैं। मेघी, हर्मिका, अंड, ये सब स्तूप। हर्मिका के आधार पे ही डिसाइड होता है। प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो हर्मिका के आधार पे ही डिसाइड होता है कि यह स्तूप किस प्रकार का है। अगर मान लो इनकी अस्थियां हैं, अस्थियों को रख के बनाया गया है तो शारीरिक स्तूप होगा। अगर कपड़े को रख के बनाया गया है, या कई बार क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो संकल्प लेते हैं कि मुझे इस प्रकार के स्तूप को निर्माण कराना है, तो वो बनाते हैं। तो जिस प्रकार के हर्मिका में जो चीज रखा जाएगा और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि यह स्तूप किस प्रकार का स्तूप है। तो स्तूप, चैत्य, विहार, ये भी मौर्य काल के बारे में कला को बताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक के पिलर, स्तंभ, अशोक के जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, ये भी मौर्य काल के बारे में बताते हैं। जो एक ही पत्थर के बिना किसी बेस के नीचे से ऊपर तक बनाए गए, उसके ऊपर जानवरों की आकृतियां बताए। सारनाथ का जो हमने वो लिया है, यहीं से लिया है। तो अशोक के स्तंभ भी मौर्य काल को जानने के, मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा गुफा कला, अशोक ने पहली बार आजीविकों को गुफाएं दान में दिया, डोनेट किया। आजीवक धर्म के लोगों को बराबर की पहाड़ियों पे गुफाएं दान किया। तो गुफा कला भी मौर्य काल को जानने का एक बड़ा सोर्स है। तो अगर हमने बात करें तो हमने बताया आपको ये स्तूप है, स्तूप भी मौर्य काल को जानने का एक बड़ा सोर्स है। चैत्य, विहार, ये जो जितनी चीजें हैं ये मौर्य काल को जानने के एक बड़े सोर्स के रूप में काम करते हैं, एक बड़े रूप में काम करते हैं। ये इनको दिमाग में आपको रखना है। क्लियर? ये है आपका पूरा का पूरा मेन स्ट्रक्चर जिसको आपको जानना है। तो स्तूप, चैत्य, विहार, ये भी मौर्य काल को जानने के एक बड़े सोर्स हैं। गुफा कला, अब मैंने बताया, अगर आप देखो गुफा कला, गुफा कला क्या है? अशोक बुद्धिज्म को मानता था और बराबर की पहाड़ियां आजीवक धर्म के लोगों को दान करता है। बराबर की पहाड़ियों पर गुफाएं दान करता है। ये जो गुफाएं दान करता है ये क्या दिखाता है कि सेकुलर था अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। तो इससे क्या पता चला? अशोक सेकुलर भी था। तो गुफा कला, और यहीं से गुफा कला की शुरुआत होती है। केव आर्ट की भारत में ऐतिहासिक काल में गुफा कला की शुरुआत होती है और इसी का चरम हमें अजंता, एलोरा यहाँ पे गुफाओं में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है जो इसके थ्रू भी हम मौर्य काल को जानने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो एक तो हो गया अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद हमने आपको बताया कि सिक्के, चंद्रगुप्त मौर्य के महल, चैत्य, स्तूप, विहार। चैत्य, स्तूप, विहार में जान लीजिएगा, कई बार लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चैत्य क्या है? गौतम बुद्ध की अस्थियों पे जो बिल्डिंग बनाई गई इसको स्तूप कहते हैं। स्तूप के आगे एक प्रांगण होता था, चैत्य प्रार्थना गृह होता था, और विहार वो कहते हैं जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो बौद्ध कला जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़िएगा बुद्धिस्ट आर्ट, तो बुद्धिस्ट आर्ट में 3 चीजें आती हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। तो स्तूप क्या हो गया?
वह बिल्डिंग जो बुद्ध के अवशेषों पे बनाया गया हो, बुद्ध के अवशेषों पे बनाया गया हो, रिलिक पे जो बना हो, जो गौतम बुद्ध की अस्थियों पे बनाया गया हो, या जो कपड़े यूज करते होंगे, हर्मिका में जो रखा जाएगा उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि स्तूप किस प्रकार का है। इसके अलावा हमने बताया चैत्य, ये क्या है, प्रार्थना गृह है, और विहार जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इस तरीके से इन पूरे तरीकों के द्वारा, इन पूरी चीजों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके आधार पे हम मौर्य इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पूरी बात करें तो हमने दो चीजें बताई कि मौर्य काल को जानने के, देखिए यहां से कितने क्वेश्चन मिलेंगे। मौर्य काल को जानने के दो सोर्स हैं, एक है साहित्यिक और दूसरा हमने बताया पुरातात्विक। साहित्यिक और पुरातात्विक दो सोर्स हैं। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्दा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, इसके बाद हमने पतंजलि का महाभाष्य, मिलिंद पहो क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच का वार्तालाप है, और इसी के बाद उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद हमने आपको बताया बौद्ध साहित्य बताया, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, जैन साहित्य में हेमचंद का वशिष्ठ वर्मन, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये चीजें मैंने बताई। इसके बाद मैंने आपको कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैंने साप्तांग सिद्धांत आपको बताया कि 7 चीजें राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं, राजा हो, दुर्ग हो, बल हो, मित्र हो, राष्ट्र हो, अमात्य हो, कोष हो, ये बताया। इसकी मैंने तुलना भी की। फिर बताया मौर्य काल में उपधा परीक्षण के बारे में बताया कि उपधा परीक्षण क्या था, चरित्र का परीक्षण होता था और इसके आधार पर अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता था। इसके बाद मैंने मेगास्थनीज के बारे में बताया कि मेगास्थनीज क्या था, सेलुकस, यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं, मौर्य सैन्य प्रशासन के बारे में जानते हैं, मौर्य नगरी प्रशासन के बारे में जानते हैं, जो मैंने बताया आपको। इसके बाद मैंने बताया कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका के द्वारा 2-3 चीज़ें हमें और मैंने बताया कि ये पहली किताब है जो कहता है कि समाज कितने भागों में डिवाइड था, 7 भागों में। कोई बताएगा 7 भाग कौन कौन से थे? तो मैंने बताया दार्शनिक था पहला, किसान थे, इसके बाद चरवाहा ये वर्ग था, शिकारी या चरवाहा वर्ग, इसके बाद मैंने बताया व्यापारी और शिल्पकार के बारे में बताया, सैनिक वर्ग या योद्धा वर्ग बताया, फिर मैंने निरीक्षक वर्ग बताया, और फिर मैंने कहा सभासद जो काउंसलर होते थे राजा के, ये 7 वर्ग था, बताया कि 7 वर्गों में विभाजित था। फिर मैंने एक बड़ा यूनिक काम बताया कि मौर्य काल में कौटिल्य एक ऐसा व्यक्ति है, मेगास्थनीज एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि दास्ता नहीं थी, जबकि जितने भी सोर्स और मिले हैं उससे हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है कि दास्ता थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य के द्वारा हमें मौर्य काल का इतिहास मिलता है। अशोक का अभिलेख मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख प्राकृति में मिलते हैं, अरमाइक में मिलते हैं, ग्रीक में मिलते हैं, खरोष्टी में मिलते हैं। ये दिखाता है कि कई प्रकार के लोग रहते होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग रहते होंगे, इससे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। और ये भी पता चलता है कि एक अभिलेख ऐसा है जो 2 भाषा 2 लिपियों में है, जो मैंने बताया शेरे-कुना या कांधारी, कई बार पूछा गया, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। लघमान अभिलेख है जो अरमाइक भाषा में लिखा गया अभिलेख है। मौर्य इकोनॉमी की जानकारी रुमन देई देता है, जो मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अभिलेखों के द्वारा हम मौर्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक थी। अशोक अपने अभिलेखों में चेर चोल पांडे को अपना पड़ोसी कहता है। चेर चोल पांडे क्या है, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, चेर मतलब केरला का एरिया, चोल पांडे मतलब केरला और तमिलनाडु, ये इनके साम्राज्य में नहीं था, कर्नाटक तक थे ये एरिया इनके में नहीं था, और ये इनके पड़ोसी थे। ये कहते हैं अपने अभिलेख में कि चेर, चोल, पांडे और सतीपुत्र ये हमारे पड़ोसी हैं। मतलब केरला तमिलनाडु का एरिया मौर्य साम्राज्य में नहीं था, इससे क्लियर हो कि इनके पड़ोसी के रूप में थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें मौर्य
साम्राज्य को जानने के लिए इतने सोर्सों का यूज करते हैं। ये मेंस का भी टॉपिक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, और आजकल जो ट्रेंड चला है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। कभी वह अभिलेख मिलाने के लिए दे देगा, कभी किताबें दे दिया, जैसा ऐसे पूछ दिया मान लो आपसे। ये पूछा भी गया है, मुद्दा राक्षस आया भी आईएएस में, मुद्दा राक्षस दे दिया। इसके बाद आपका दे दिया बृहद कथा मंजरी, कल्प सूत्र, कथा सरित सागर, और मिलाने के लिए आ गया दे दिया क्षेमेंद्र, सोमदेव, भद्रबाहु, विशाखा दत्त। अब आगे मिलाने के लिए तो विशाखा दत्त का क्या होगा, मुद्दा राक्षस। क्षेमेंद्र की क्या होगी, बृहद कथा मंजरी। भद्रबाहु का क्या होगा, कलसूत्र। सोमदेव का क्या होगा, कथा सरित सागर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार पूछे हैं मौर्य इकोनॉमी के बारे में बताइए, कौन जानकारी, कौन सा अभिलेख मौर्य इकोनॉमी की जानकारी देता है। उत्तर पश्चिम सीमा को बताने वाले कौन से अभिलेख हैं। तो इन तरीके से आपको शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, अलग अलग जो अभिलेख हैं, इन तरीके से आपको इसको जानना है। और यहाँ से आजकल का ट्रेंड जो चला है मेंस में, प्रीलिम्स में, मेंस का भी टॉपिक है। कमेंट आ जाए मौर्य साहित्य पे, कमेंट करिए, मौर्य साहित्य का एक्सप्लेनेशन करिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किताबें हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे बताइए, कौटिल्य मर सकता है लेकिन कौटिल्यवाद नहीं मर सकता। मेगास्थनीज की इंडिका पे टिप्पणी करिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देती है, प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, पाटलिपुत्र शहर के बारे में वर्णन करती है। क्लियर। और ये इस तरीके से ये समाज में दास्ता को नहीं मानती। मतलब जो मेजर पॉइंट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस वीडियो में हमारी कोशिश यही रही है कि इन पॉइंटों को एक जगह कर दिया जाए, जिससे कि आपको एक बार में ये पूरे सोर्स, ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाए। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, इनको देखेंगे। धन्यवाद।